हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज यहाँ हम 23 अक्टूबर का द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहला है नेट जीरो एमिशंस। ये देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हो रही है ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में, जहाँ पे UNFCCC जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन है, उससे रिलेटेड कंट्रीज मिल रही हैं, उसकी पार्टीज जो भी हैं कंट्रीज वो मिल रही हैं और अपने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए डिस्कशन करेंगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये कंट्रीज कमिट कर सकती हैं कि वो अपनी एमिशंस को नेट जीरो बनाएंगी इन कमिंग ईयर्स। तो वो टारगेट ईयर अपना अपना बताएंगी कि वो किस ईयर में टारगेट कर रही हैं अपने आप को नेट जीरो बनाने का। नेट जीरो मतलब कि जितनी वो एमिशन कार्बन की करें उतनी ही उसको कंज्यूम कर लें किसी तरीके से, जैसे ट्रीज फॉरेस्ट ग्रो करके किसी भी तरह उसको बैक अपने ही इन्वायरमेंट में अपने ही तरीके से कंज्यूम कर लें। तो ये कहा जा रहा है कि अब नेट जीरो बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉसिल फ्यूल्स को यूज करना कम कर दें, आप ग्रीन एनर्जी यूज करें जैसे कि सोलर एनर्जी, या आप नेचुरल गैस यूज करें जो कि कम पॉल्यूटिंग होती है कोल या पेट्रोल वगैरह से कंपैरेटिवली। तो इससे क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनको उनकी डेवलपमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए इंडिया में 70% जो हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल बेस्ड ही होती है, थर्मल पावर प्लांट्स में बनती है। तो अगर हमें नेट जीरो अचीव करना है अपना टारगेट, तो हमें ये फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स कैसे पूरी करेंगे, हमारी डेवलपमेंट, हमारी इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे कोल से। तो इसीलिए ये नेट जीरो का टारगेट जो है ये बहुत एम्बिशियस और अच्छा है क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से। बट डेवलपिंग कंट्रीज का क्या होगा, जिनको डेवलपमेंट की भी बहुत जरूरत है, पॉवर्टी खत्म करनी है, हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, लोगों को हंगर रिड्यूस करनी है। तो उसमें आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इंडिया ने यही कंसर्न जताया है कि जो पोल्यूटिंग कंट्रीज हैं, देखिए ये US UK वगैरह जो अर्ली एजेस में इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई 18th सेंचुरी में, तब इन्होंने खूब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, कोई इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस नहीं थे, कोई एक्टिविस्ट नहीं थे, कोई इनकी एमिशंस देखता नहीं था। इन्होंने लिमिटलेस जो है पॉल्यूशन तब की, पर अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं। यही इंडिया कह रहा है कि कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट crisis have not delivered on their previous promises। उन्होंने अपने टारगेट्स मीट नहीं किए। आप देखिए US के तो ट्रम्प साहब ने पेरिस अग्रीमेंट से विड्रॉ ही कर लिया था। तो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर ये इंडिया कहता है कि ये कंट्रीज कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती हैं। हम पे, डेवलपिंग कंट्रीज पे जिनकी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस पे काइंड ऑफ रोब चलाती रहती है, आई मीन इन लेमन टर्म्स। तो ये इंडिया का आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, इंडिया ये भी कहता है कि अगर आप पर कैपिटा एमिशंस देखें, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो एमिशंस लाजमी है कि ज्यादा होंगी। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है अभी तक वर्ल्ड में, जो कि फर्स्ट बन जाएगा अब कुछ ही सालों में। तो आपको पॉपुलेशन भी तो देखनी चाहिए। US वगैरह में थोड़ी सी पॉपुलेशन है, फिर भी उनकी एमिशंस जो है बहुत ही ज्यादा है। ये देखिए यहाँ पे एक और आर्टिकल आया है जो एडिटोरियल पेज में, उसमें ये डाटा दिया गया था कि इंडिया की पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सिर्फ 1/3 है ग्लोबल एवरेज की। अब देखिए कि अगर ग्लोबल एवरेज X है, अगर समझ लीजिए लोग X यूनिट्स वहां लेते हैं, तो इंडिया में सिर्फ X/3 यूनिट्स ही कंज्यूम करता है एक हाउस होल्ड, तो एक बंदा। तो ये पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया की बहुत लो है। तो ये दो इंडिया ने कंसर्न्स जताए हैं। इसी वजह से इंडिया डिमांड करता है डेवलप्ड वर्ल्ड यानी कि US UK वगैरह से कि आपको हमें फाइनेंशियल जो ग्रांट्स वो देनी चाहिए सारी डेवलपिंग कंट्रीज को। $100 बिलियन इसको GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम से ये एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें कमिट किया गया था कि हर साल 100 बिलियन देगा डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज को मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज की नीड्स को। बट ये हो नहीं रहा है। तो इंडिया कह रहा है कि अपनी कमिटमेंट्स को मीट कीजिए, ये जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको मीट कीजिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कीजिए, ताकि हम इजीली अडॉप्ट कर सके ग्रीन वेज ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद कार्बन बेस्ड मार्केट मैकेनिज्म को भी प्रमोट करना चाहिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर है। ये सब आप अपने एनवायरमेंट के स्टैटिक पार्ट में पढ़ेंगे। बस आप ये 3 पॉइंट्स लिख के रखिए कि दिस इज द वे गोइंग फॉरवर्ड, दीज आर द डिमांड्स इंडिया वांट्स
की मीट की जाएं डेवलप्ड वर्ल्ड के, और ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स है। मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे डेवलपमेंट कंसर्न्स भी है, सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है ये, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, उनको डेवलप्ड वर्ल्ड की हेल्प की जरूरत है। तो ये इस आर्टिकल में है। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल आप एडिटोरियल देखेंगे कि उसमें ये एनर्जी पे ही एडिटोरियल था, इसके साथ ही हम लिंक कर सकते हैं। तो वो राइटर कहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी होता क्या है कि हम अपनी सारी पॉपुलेशन को अनइंटरप्टेड सप्लाई एनर्जी की दे सके एट अफोर्डेबल प्राइसेस। अब हमारी इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमारे हाउस होल्ड्स को चाहिए, हमारी एग्रीकल्चर को पंप्स वगैरह चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी का पार्ट होता है कि हम उन सब सेक्शंस को, अपने हर पॉपुलेशन के पार्ट को, पुअर पीपल को, बैकवर्ड रीजन्स को, सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके एट अफोर्डेबल प्राइसेस, उसको एनर्जी सिक्योरिटी कहते हैं। ये प्लीज डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं, ये चेंजेस नहीं, ये चैलेंजेस क्या हैं इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को मीट करने में। सबसे पहले तो चैलेंज यही है कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। मैंने आपको बताया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट हो जाएगी कुछ ही सालों में। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करना, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को मीट करना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैलेंज। ठीक है। सेकंड यही कि हमें क्लाइमेट के एनर्जी सिक्योरिटी भी मीट करनी है, और उसके साथ हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को भी मिटिगेट करना है। तो मतलब आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है और क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखना है। जब इंडिया का मेजर सोर्स ही कोल है, जो कि फॉसिल फ्यूल है और हाईली पॉल्यूटिंग है वो, तो इंडिया कैसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएगा। इंडिया के लिए ये दो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं। और भी चैलेंजेस है, वो जैसे आर्टिकल्स आते रहेंगे आप ऐड करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी, क्रूड ऑयल हमारा 80% तक इंपोर्टेड आता है वेस्ट एशिया से, वो भी चैलेंज है। वो ऐसे जैसे आर्टिकल आते रहते हैं, आप पॉइंट्स ऐड करते रहिए। अभी के लिए इस आर्टिकल में ये दो चैलेंजेस मेंशन्ड है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करने में। तो फिर अब देखिए वही कि सिग्निफिकेंस क्या है कोल बेस्ड एनर्जी का इंडिया के लिए। देखिए इंडिया के पास कोल की अबंडेंस है, तो हमारे पास जो रिसोर्स है हम वही यूज करेंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया, ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, नेचुरल गैस भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंडिया में इतने रिसोर्सेज अभी डिस्कवर्ड नहीं है। और ऊपर से अगर हम नेचुरल गैस कहीं से इंपोर्ट करना भी चाहते हैं, देखिए ईरान के पास है, हम इंडिया ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, टापी पाइपलाइन आपने सुना होगा, टापी TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये भी। तो पाकिस्तान की वजह से हम ये पाइपलाइंस भी नहीं बना सकते कि हम सेंट्रल एशिया से या मिडिल ईस्ट से नेचुरल गैस जो है इंडिया तक ला सके, जो कि नेचुरल गैस लेस पॉल्यूटिंग होती है कोल या ऑयल से कंपैरिजन में। तो जियोपॉलिटिक्स की वजह से हम इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सेकंड रीजन है कि हमें कोल पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। थर्ड रीजन यही है कि 70% हमारी 71% इलेक्ट्रिसिटी हमारी कोल से जनरेट होती है, तो हम कैसे कोल को छोड़ दें। उसके बाद कोल की वजह से ही हम पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की 37% से बढ़ा सके हैं, और अपने डेफिसिट को, डिमांड डेफिसिट को 9%, ऑलमोस्ट 10% से 1.6% तक रिड्यूस कर पाए हैं। तो यही इसीलिए कोल बेस्ड एनर्जी का इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंस है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 भी कहता है कि टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। सबको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के पास एक ही तरीका है, वो है कोल। इसीलिए इंडिया कोल पे इतना डिपेंडेंट है। कोल इंडिया के लिए, थर्मल पावर प्लांट्स बेस्ड एनर्जी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्लीन वे नहीं है डेवलप करने का, इसीलिए कोल पे अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए इंडिया बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है, कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि इंडिया ट्राई कर रहा है कि ये अपने जो इनएफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट्स है 211 इसने बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, साइज, टेक्नोलॉजी पे रिकॉग्नाइज किए हैं, जो कि इतने एफिशिएंट नहीं है, उनको फेज आउट किया जाए और उनकी जगह जो हाईली एफिशिएंट और लो एमिटिंग थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पे एनर्जी जनरेशन का कैपेसिटी जो है इंक्रीज किया जाए। ये टाइम बाउंड ट्रांजिशन प्लान इंडिया के पावर सेक्टर में चल रहा है। तो आप ये फर्स्ट स्टेप लिखेंगे इंडिया के मेजर्स में, गवर्नमेंट मेजर में। दूसरा, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी प्रमोट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी एनर्जी नीड्स को भी मीट करेगा और CO2 की एमिशंस भी ये कोई नहीं करता। वो अलग बात है कि न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करना और न्यूक्लियर डिजास्टर्स का रिस्क जो है वो बहुत हाई हो जाता है, बट फिर वही है ना कि
चॉइसेस आपको मेक करनी पड़ती है, रिस्क उठाने पड़ते हैं। उसके बाद सोलर को भी बहुत एंथुजियास्टिकली इंडिया ने प्रमोट किया। आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने एस्टैब्लिश कर दी, मेगा सोलर पावर प्लांट सेटअप कर रहा है, रूफटॉप सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, कुसुम स्कीम है जिसमें एग्रीकल्चर में सोलर को प्रमोट किया जा रहा है, हाउस होल्ड्स को सब्सिडी दी जाती है सोलर अडॉप्ट करने के लिए। तो इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत खूब तरीके से निभा रहा है। अब जरूरत आगे चल के डेवलप्ड वर्ल्ड को ही है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और फाइनेंस, टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलपिंग वर्ल्ड को ट्रांसफर करें। अब ये नेक्स्ट आ गया दिल्ली का एयर पोल्यूशन। ये सेकंड पेज पे एक आर्टिकल था, विंटर सीजन स्टार्टिंग बेटर एयर देन लास्ट 3 years। तो इसमें आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ रीजंस मेंशन किए हुए दिल्ली की पोल्यूशन के। दिल्ली की पोल्यूशन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि दिल्ली पॉपुलेटेड है, कोलकाता भी पॉपुलेटेड है बहुत, तो दिल्ली की पॉपुलेशन कोलकाता से ज्यादा क्यों है, इसमें वर्स कंडीशंस क्यों होती हैं? तो उसके ज्योग्राफिकल रीजंस हैं, क्लाइमेटिक रीजंस हैं, तो वो सब आप पढ़ेंगे जब आप ज्योग्राफी अपनी कर लेंगे। देखिए दिल्ली जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप्स सराउंडेड है, पूरी सिटीज से सेंटर्ड है। कोलकाता जो है सी के पास है, तो उसकी एयर जो है साफ होती रहती है, फ्रेश एयर आती रहती है, उसकी पॉल्यूटेड एयर जाती रहती है। ये फर्स्ट रीजन है। दूसरा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं इधर से नॉर्थ की साइड से, जिसकी वजह से जब स्टबल बर्निंग हो रही होती है पंजाब हरियाणा वगैरह में, वो सारा पोल्यूशन जो है दिल्ली में आता है। तो ये दो तो बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉजेज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस का। उसके बाद जनरल कॉजेज क्या हैं, ये दिल्ली के और किसी भी सिटी में हाई पोल्यूशन होने के, ये आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। एक तो ट्रैफिक, व्हीकुलर ट्रैफिक की वजह से बहुत पोल्यूशन होता है दिल्ली में, तो आप देखिए कुछ जगह ही नहीं होती इंसान के चलने की। उसके बाद वेस्ट बर्निंग की वजह से, जब आप वेस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं करते, आपका कर्तव्य है कि आप रिसाइकल करें, सेग्रीगेट करें, उसको रीयूज करें, बट हमारे इंडिया में क्या होता है, या तो लैंडफिल्स में जाते हैं या फिर उन्हें मचा दिया जाता है, इसलिए वेस्ट बर्निंग से भी बहुत पोल्यूशन होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस भी बहुत है, हमारी रेगुलेशंस जो है इतनी तो वर्क करती नहीं, करप्शन सारी जगह है, तो फिर ये इंडस्ट्रीज भी बहुत पोल्यूटिंग है हमारी। उसके बाद डस्ट, जो हमारी हम ट्रीज जो है काटते रहते हैं, तो उसकी वजह से डस्ट जो है वो जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह घूमती रहती है, जो कि एक और पोल्यूशन का कारण बन जाती है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आप देखिए घर वगैरह बनते रहते हैं, उसमें से इतना डस्ट वगैरह निकलता है। चंडीगढ़ वगैरह जो अच्छी सिटीज है, वहाँ पे तो रेगुलेशंस है, आपको वो ग्रीन नेट वगैरह डाल के रखना पड़ता है ताकि आप डस्ट को कंट्रोल कर सके, बट मेजरली स्मॉल सिटीज में स्पेशली ऐसी कोई रेगुलेशंस नहीं होती, तो ये भी एयर पोल्यूशन का कारण बन जाता है। उसके बाद ये विंटर सीजन में स्पेसिफिक रीजंस क्या हैं दिल्ली की पोल्यूशन के, एक तो स्टबल बर्निंग जो होती है नेबरिंग सिटीज स्टेट्स में, पंजाब हरियाणा वगैरह में, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उसके साथ ये नॉर्थ वेस्ट जो विंड्स हैं, ये सारी पोल्यूशन दिल्ली में लाती हैं। एंड फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी रीजंस हैं, जो विंटर है उसमें विंड स्पीड लो हो जाती है और मिक्सिंग हाइट वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो हैं एयर में ही ट्रैप्ड रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते। यही कंसेप्ट है, यहाँ पे सी पे पॉल्यूटेंट्स जो हैं बाहर चले जाते हैं, ट्रैप नहीं होते। कोलकाता के ऊपर वो साफ रहता है, दिल्ली जो है वो पोल्यूटेड रहता है। तो ये सारे रीजंस आप एयर पोल्यूशन के टॉपिक के अंदर प्लीज लिख के रखें। ये इन्वायरमेंट में भी आ सकता है, ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं, न्यूमरस वेज में आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आया है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट पे डिबेट। इन्होंने केरला स्पेसिफिक एग्जांपल लेके आपको पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे हमारी डेवलपमेंट जो है हमारे डिजास्टर्स को बढ़ा रही है। तो रीजन क्या है, देखिए केरला या आप किसी भी स्टेट में, उत्तराखंड में देख लीजिए इतने डिजास्टर्स हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए लैंडस्लाइड रोज होते हैं, डैम आउटबर्स्ट से हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? देखिए राइटर कहता है कि सारी जगह, हमारे केरला में स्पेसिफिकली इन्होंने एग्जाम्पल लिए, लैंड यूज पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं। जो नेचुरल तरीके से लैंड जिस पर्पस के लिए रहनी चाहिए उसके लिए रह नहीं पा रही है। क्यों नहीं रह पा रही है? हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो लोग जो हैं फ्रेजाइल एरियाज में जाके भी सेटल हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल एरियाज में तो जगह नहीं बची है, तो वो फ्रेजाइल एरियाज में जा रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर भी एक्सपैंड हो रही है, वही पॉपुलेशन को फीड करने के लिए आपको खाना भी चाहिए, तो एग्रीकल्चर भी एक्सपैंड होएगी। उसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहां पे फिर डेवलप करना पड़ेगा, रोड्स लेके जानी पड़ेंगी। इससे ही क्या होता है कि हमारी जो हिली एरियाज है, स्पेशली वहां पे जो सॉइल है वो बड़ी लूज हो जाती है, तो जब ही कोई थोड़ा सा अर्थक्वेक आ जाए या थोड़ी बहुत रेन ज्यादा आ जाए, तो लैंडस्लाइड्स होना लाजमी है, क्योंकि सॉइल इतनी लूज हो चुकी है वहां पे।
इंटर स्टेट माइग्रेशन की वजह से भी केरला में ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर हो रहा है। ये तो आप कॉमन रीजंस है, किसी भी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की डिबेट में लिखेंगे कि रीज़न क्या है कि इतना जो हमारे डिजास्टर प्रोननेस है वो जगहों की इंक्रीज क्यों हो रही है, इन रीजंस की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत है, ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेशर बहुत है। फर्दर रीजंस क्या है कि देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वही पॉपुलेशन ग्रोथ में ही आ गया कि इंक्रीज हो रही है। जैसे इन्होंने केरला की एग्जांपल दी है कि 10 सालों में पॉपुलेशन जो है 5% ग्रो हो गई है और हाउसेस जो हैं वो 20% तक ग्रो हुए हैं। बिल्डिंग्स जो हैं, देखिए ये कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बहुत इम्पैक्ट होता है फ्रेजाइल एरियाज में। केरला तो आप देखिए नेचुरल, केरला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह, ये तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव प्लेसेस हैं बहुत। यहाँ पे आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट एक्टिविटी बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए, तो इतना ग्रोथ ये बहुत ही कंसर्न वाली बात है। उसके बाद क्वायरिंग, माइनिंग वगैरह, एक्सकेवेशंस करते हैं, सैंड वगैरह चाहिए, रॉक चाहिए, इतने टाइप की माइनिंग वगैरह होती है, उससे भी सॉइल जो है लूज होती है, स्पेशली टेरेसेस पे जहाँ पे स्लोप्स होती हैं वहाँ पे अगर इतनी आप लूज कर देंगे सॉइल को तो वही डिजास्टर आना लाजमी है। तो यही कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जीए एनवायरनमेंट जो है बहुत चेंज हो रहा है, हमारे रिवर के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जा रहे हैं, उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हुई जा रही है, उनकी कैचमेंट एरियाज में इतना वाटर नहीं रह पाता, जिसकी वजह से सरफेस रन ऑफ बढ़ जाता है, ग्राउंड में वाटर नहीं जा पाता, ग्राउंड वाटर भी नहीं रिचार्ज हो पाता, इससे हमारी वाटर नीड्स भी इम्पैक्ट होंगी आगे चलते हुए। तो बस वही कहा जा रहा है कि अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हम इन्वायरमेंट को भी देखें और डेवलपमेंट नीड्स को भी देखें। तो आप अपने इन्वायरमेंट नोट्स में पढ़ेंगे, माधव गाडगिल कमेटी नाम की रिपोर्ट आई थी वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए। ये गवर्नमेंट को इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम टाइप्स थी, इन द सेंस कि ये बहुत प्रोटेक्शन दे रहे थे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो एक्सपांड नहीं कर पाएगी। तो इसके बाद गवर्नमेंट एक कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट बनाई, बट इम्प्लीमेंट वो भी नहीं हुई है। तो आप ये दोनों रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उनके की पॉइंट्स पढ़ेंगे, कहीं भी प्री में भी पूछा जा सकता है और आपको मेंस में तो इनको मेंशन करना ही है अपनी आंसर्स में। तो छोटे छोटे 5 की पॉइंट्स दोनों रिपोर्ट्स के मेन बना लीजिए। तो यही वे फॉर्मेट में लिखेंगे कि आप गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रिव्यू कीजिए, फ्रेजाइल लैंडस्केप्स में अवॉइड कीजिए। जैसे इस आर्टिकल में एग्जांपल ली गई है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही है गवर्नमेंट, पर उसको रीएवैल्यूएट करना जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से बहुत ट्री लॉस होगा, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगी, वेदर कंडीशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इन्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए ही आगे परस्यू कीजिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल गोल्स को बैलेंस करके चलिए। जैसे कि यूएन ने, पहले यूएन सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता था, पर अब यूएन ने प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना दिया है कि सिर्फ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो इन्वायरमेंट की नीड्स को ध्यान रखे, इसीलिए ये एक नया टाइप का इंडेक्स बनाया है। तो हमें भी अपनी डेवलपमेंट में ये ध्यान रखना है कि हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, इसका बेसिक मीनिंग यही है। सो दैट वाज ऑल फॉर दैट टॉपिक। और अब डिफेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स, ये देखिए इंडिया जो है थिएटर कमांड्स बनाने का सोच रहा है, इसमें प्रोग्रेस कर रहा है। थिएटर कमांड्स बेसिकली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगी। देखिए अभी क्या होता है, आर्मी अपनी अलग हेड के अंडर ऑपरेट करती है, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग। तो जब ये थिएटर कमांड्स बना देंगे ना, तो जैसे समझ लीजिए एक वेस्टर्न थिएटर कमांड बना दी पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो यहाँ पे सारी लैंड, आर्मी, नेवी तो यहाँ जरूरत नहीं है, जो जो फोर्सेस यहाँ पे यूज होंगी वो सब एक लीडर की कमांड के अंदर होंगी। तो इससे क्या आएगी, इंटीग्रेशन होगी, कोऑर्डिनेशन होगी सारी सर्विसेज के बीच में, जो भी हमारी मिलिट्री सर्विसेज हैं। तो इसीलिए इंडिया फोकस कर रहा है कि ऐसी थिएटर कमांड्स बनाई जाए। यूएस, यूके, रशिया, चाइना सब में ये थिएटर कमांड है, वहां से सीख के इंडिया अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अब थिएटर कमांड्स बनाएगा, मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाएगा, जॉइंट एयर डिफेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, लैंड सेंट्रिक थिएटर कमांड भी बनाई जाएगी। तो ये आप अपने डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म्स या बॉर्डर मैनेजमेंट के टॉपिक में GS3 में सिक्योरिटी सेक्शन में लिख लीजिए। फाइनली ये तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है ये आप पढ़ लीजिए, सुपरसोनिक मिसाइल है ये, इंडिया रशिया ने मिलकर बनाई है ऐसा। और पिनाका सिस्टम क्या है, स्मर्च सिस्टम क्या है, ये इजीली ये DRDO ने डेवलप किया है पिनाका सिस्टम। तो ये इजीली इस पे प्री में क्वेश्चन आ जाएगा, तो प्री के नोट्स में आप ये भी मिसाइल्स वगैरह लिख के रखें।
So that was all for today's discussion. Please like and subscribe my channel for more such informative videos, and thank you for watching.